हेलो एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन या इसको आप बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन बेसिकली 3 पाथवे से एक्सप्लेन होता है, C3 पाथवे, C4 पाथवे या कैम पाथवे। जो जैसा प्लांट होता है उसके अंदर वैसा पाथवे चलता है। तो और इसकी जो साइट है डार्क रिएक्शन की, जैसे हमने पढ़ा लाइट रिएक्शन हमारे स्ट्रोमा जो ग्रेना पार्ट होते हैं उसमें चलते हैं या स्ट्रोमा लेवली के अंदर चलता है, जबकि जो डार्क रिएक्शन है वो हमारा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। अब जो C3 साइकिल या केल्विन साइकिल है, इसको मेल्विन केल्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। तो सबसे पहले इसमें कहते हैं कि ये आता कहाँ पे, ये चलता किस प्लांट में चलता है, कहाँ पे चलता है। एक चीज़ याद रखें कि C3 साइकिल जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है सबके अंदर चलता है। वो प्लांट चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, बस फ़र्क इतना है कि जो C3 प्लांट होते हैं उनके मेसोफिल सेल में चलता है, जबकि जो C4 प्लांट है या C4 पाथवे होता है वहाँ पे बंडल सीथ सेल में चलता है। और ये एक बहुत पेटेंट MCQ है, आप इसे याद रखें। अब जो C3 साइकिल है वो 3 स्टेप्स में होते हैं। पहला स्टेप है इसमें कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप है रिडक्शन एंड तीसरा स्टेप है रीजनरेशन। जो पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, ये मोस्ट क्यूरेशियल स्टेप होता है। और जो रिडक्शन है, ये स्टेप बिल्कुल जैसे हम ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हैं, इसको आप रिवर्सल कर दो तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल स्टेप है। तो इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है। हमारे पास एक RUBP मॉलिक्यूल होता है, रिविलोज बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है और इन द प्रेजेंस ऑफ रिविस्को एंजाइम, रिविस्को क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर पे CO2 आएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल आता है और ये कंबाइन होकर के एक 6 कार्बन हो जाते हैं। तो 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, इनको हम बोलते हैं 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और ये 3 कार्बन का है। ठीक है, तो 5 कार्बन और 1 कार्बन मिलकर के 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनना चाहिए था, बट 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं, 3PGA। अब ये जो हमारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसका रिडक्शन हो जाएगा, हमारा एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टेप हमारा रिडक्शन का है। अब रिडक्शन होने के लिए आपको कोई H+ आयन देने वाला होना चाहिए, तो ये और इसके लिए एनर्जी भी चाहिए। तो हमें जो NADP जो H आयन है या हमें एनर्जी है वो लाइट रिएक्शन से मिलती है। तो आप लिख सकते हो ATP + NADPH, ये यूज होता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा ADP + NADP+ में। ठीक है, तो सबसे बेहतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रिडक्शन में ATP NADPH यूज हुआ है वो कहाँ से मिला, वो हमें लाइट रिएक्शन से मिलता है। आफ्टर रिडक्शन होने के बाद जो मेरा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था वो अब ट्राइवोज फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, 3-3 कार्बन के फॉस्फेट में या शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। ठीक है, ये एक एल्डिहाइड है। अभी क्या होता है कि इसमें से एक कार्बन मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो अगर मुझे ग्लूकोज बनाना है तो ये साइकिल कितनी बार चलनी चाहिए, ये साइकिल 6 बार चलनी चाहिए। जो ट्राइवोज फास्फेट है ये 3 कार्बन का है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप हमारा जो तीसरा स्टेप है वो रीजनरेशन होगा, और इस ट्राइवोज फास्फेट का फिर से रीजनरेशन करके हम RUBP बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये साइकिल हम रुकना नहीं है, 6 बार ये साइकिल चलेगा तब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। तो अगर आप रीजनरेशन नहीं करोगे तो RUBP नहीं बनेगा। तो थर्ड स्टेप है रीजनरेशन, एंड रीजनरेशन स्टेप में भी हमें एक ATP की ज़रूरत पड़ती है, एक ATP देना पड़ता है। तो ये ATP से ADP में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें दो सवाल पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं कि पहले जब हमारा कार्बन जो CO2 मॉलिक्यूल आया है या CO2 का फिक्सेशन हुआ है, तो कौन सा मॉलिक्यूल था जिसने एक्सेप्ट किया, यानी प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन था। तो उसका आंसर है रिविलोज बिसफॉस्फेट या RUBP है। और दूसरा सवाल है कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना। जब RUBP और CO2 आपस में रिएक्शन करते हैं तो कोई स्टेबल प्रोडक्ट बना, वो क्या था, वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, PGA था। एंड इसके बाद हम इसमें देखते हैं कितनी एनर्जी का खर्च हुआ है, क्या इसकी बैलेंस शीट है। तो आप देख पा रहे हैं कोई भी फॉर 1 साइकिल के लिए, ठीक है, हमें 3 ATP चाहिए। 2 ATP यहाँ पे लगता है क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 ATP यहाँ पे लगेगा और 2 NADPH लगेगा और 1 ATP हमें यहाँ पे खर्च हुआ। तो टोटल 3 ATP और 2 NADPH लग रहा है। तो फॉर 1 साइकिल के लिए हमें 3 ATP और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट है। इसी को आप बोल सकते हो कि फॉर 1 CO2 फिक्सेशन के लिए कितनी ATP की ज़रूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा इसी में पूछा जाए अगर आपसे कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना पड़ेगा, तो हमें ये साइकिल को 6 बार ही चलानी पड़ेगी। तो 6 बार के लिए हमें मल्टीप्लाई बाई 6 कर लेते हैं, यानी 18 ATP एंड 12 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। थैंक यू।